हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस एक्सपर्ट टॉक में। जैसा कि आपको पता है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में अभी आई हुई सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मोस्ट अवेटेड वैकेंसी RSPCB राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में JSO एंड JEE जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की 50 वैकेंसी और JSO की 59 वैकेंसी अभी आई हैं और फॉर्म भी 18 अक्टूबर से फिल होने हैं और एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। और यही नहीं, ये भी एक्सपेक्टेड है कि मार्च तक आप सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये वैकेंसी JEE की आपको पता है कि इससे पहले 2010 में, 2016 में और 2021 में भी JEE की वैकेंसी आई थी और पहले JSO की भी वैकेंसी आई थी। आज हम इस पूरी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट, हमारे फेवरेट सर, आप सभी के फेवरेट सर दीपक सिंघल सर भी आपके पास में अवेलेबल है। और दीपक सिंघल सर का मैं आपको बता दूं कि ही इज वेरी एक्सपर्ट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। यही नहीं, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दीपक सर ने 2016 में JEE का एग्जाम दिया था और उनकी रैंक 2 रही थी। साथ में उसी साल 2016-17 में जब असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी एनवायरमेंटल से, तो वहां पर सर की रैंक 1 रही थी। और आज की डेट में सर एज ए एक्सियन वर्किंग हैं जयपुर में। आज हम सर के साथ में चर्चा करेंगे कि किन बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम देते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम इस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लें ताकि आने वाले 2-4 साल तक हमें इंतजार ना करना पड़े। दीपक सर, तो आज जो बच्चे हैं ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं और बच्चों को लग रहा है कि इतनी जबरदस्त वैकेंसी आई है। तो सर, ये बच्चे तो कहीं ना कहीं ज्वाइन करने के बाद में आपसे इंटरेक्शन इनका लॉन्ग लाइफ रहने वाला है ही है। तो बच्चों की ये जो वैकेंसी है JSO और JEE, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन किस तरीके से रहने वाली है और इनका करियर और फ्यूचर प्लान एंड प्रमोशंस किस तरीके से रहने वाला है? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस एक्सपर्ट टॉक में बुलाया। और मेरे लिए ये हमेशा से बच्चों को पढ़ाना मेरा शौक़ रहा है। और ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि जैसा आपने अभी क्वेश्चन किया कि भाई इस तरह की वैकेंसीज़ का क्या फ्यूचर है, बच्चों की क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, तो सर मैं ये बताऊं आपको कि जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर अपने आप में एक ऑफिसर की तरह ट्रीट होता है। और ऐसी तरह से आपके JSO जो हैं, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, वो तो अपने आप में ऑफिसर उनके पीछे लगा हुआ ही है, वो भी एक ऑफिसर ग्रेड की तरह ट्रीट होते हैं अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। मैं बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट DLB में एज ए एक्सियन एनवायरनमेंट काम कर रहा हूँ और पिछले 6 सालों से मैं विभाग में काम कर रहा हूँ और लगातार मेरा इंटरेक्शन जो है चीफ इंजीनियर एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स का एक तो प्रमोशन चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। इनके 3 साल में प्रमोशन हो सकता है। इनके सर्विस रूल्स के हिसाब से ये असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरनमेंट बन सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। अदर लाइन डिपार्टमेंट में जहाँ BTech सिविल के बाद कोई JEE सिविल में एंटर होता है, PhD, PWD और किसी भी अन्य विभाग में जहाँ जाते हैं, वहाँ पर JEN से AEN बनने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। जबकि जूनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट से असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरनमेंट बहुत जल्दी प्रमोट हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि ये एक बढ़ता हुआ विभाग है। आज इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनवायरनमेंट को रीजनल ऑफिसर भी कहा जाता है, RO कहा जाता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, और वो एक्सियन ही होते हैं। और एक्सियन के यहाँ इनके हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अब ऑफिसेज बन रहे हैं और आप देख रहे हैं राजस्थान में कि डिस्ट्रिक्ट किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसलिए एक्सपेंशन RO ऑफिसेज के निकट भविष्य में और ज़्यादा होना संभावित है। और जैसे जैसे RO ऑफिसेज बढ़ेंगे, डेफिनेटली असिस्टेंट इंजीनियर एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो JEN से AEN ये जो बैच आएगा वो बहुत जल्दी AEN में हो जाएगा। एक बात तो ये सर। जी सर। प्रोफाइल का मैं जहाँ एक्सप्लेन करूँ सर, प्रोफाइल बहुत ही पब्लिक डीलिंग बिल्कुल कम रहती है और आपकी इंडस्ट्रियल बॉडीज़ के साथ में आपका जो इंटरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा रहता है।
आपका इंटरेक्शन, अगर आप वाटर सेक्टर में हैं, आप वाटर की प्रोफाइल देख रहे हैं, आप माइनिंग प्रोफाइल देख रहे हैं, आप डिफरेंट सेक्टर्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, आपको कंसेंट टू एस्टैब्लिश की फाइलें करनी होती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कंसेंट लेनी पड़ती है, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है। तो ये जेईएन एनवायरनमेंट की बात है। जेएसओ विभाग में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो सैंपल एनालिसिस और इस तरह की जो एनालिटिकल अप्रोच के वर्क जो होते हैं, जो वो एक्सीएन एनवायरनमेंट के साथ मिलकर करते हैं, और वो भी एक अच्छी प्रोफाइल है। और जेएसओ का ग्रेड पे जेईएन से अबव होता है। तो जो मास्टर ऑफ साइंस के जो स्टूडेंट हैं, जो सैम्पलिंग एनालिसिस और इन सब में जो अच्छे हैं, उनके लिए जेएसओ है। और जेईएन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तुरंत एईएन एनवायरनमेंट में प्रमोट होने के चांसेस भी अच्छे हैं सर। ये सर जैसे इसमें दो वैकेंसीज हैं, जैसे आपने एक डिफरेंस तो बताया कि उधर सैम्पलिंग में जेएसओ वाले उस तरफ ज्यादा अलाइंड है और इस तरफ ये लोग अलाइंड है, लेकिन जेएसओ और जेडबलई जैसे बच्चे कंफ्यूजन है कि वहां पर तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंट, केमिस्ट्री, सॉइल, उन सबको बुलाया है, और यहाँ पर बीटेक और एमटेक के जितने भी जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो केमिकल से हों, बायोटेक से हों, टेक्सटाइल से हों, सिविल से हों, बीटेक एमटेक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब इसका सिलेबस तो मैं देख रहा था कि लगभग 90% सिलेबस है, अपन बैक ऑफ द कैमरा जब चर्चा कर रहे थे, और नॉन टेक तो पूरा का पूरा सेम है। बिल्कुल। इन दोनों में और क्या मेजर डिफरेंस है? एक्चुअली किसी भी विभाग में एक लाइन डिपार्टमेंट में आपके जो यहाँ पर जो जेईएन जो पोस्ट होती है वो इनकी प्रमुख पोस्ट है, और जो जेएसओ पोस्ट है वो इनके लिए एसोसिएटेड पोस्ट है। तो मैं लाइन की बात कर रहा था कि ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और यहाँ पर जो आरओ की पोस्ट है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो रहती है, वो एक्सीएन एनवायरनमेंट होते हैं, एक्सीएन होते हैं, तो इंजीनियरिंग पोस्ट होती है। जेएसओ का जो फर्दर प्रमोशंस होते हैं वो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स, और फिर आगे उनके साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, इस तरह से रहते हैं। जेएसओ अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि अगर किसी भी तरह की ये इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ सैंपल्स लेते हैं, तो उनकी एनालिसिस के बेसिस पे ही आगे की कार्रवाई की जानी है, तो वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और उनका काम जो है सैंपल एनालिसिस, रिपोर्ट्स बनाना और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करने वाला है। इसलिए वहाँ पर जो साइंस बैकग्राउंड के मास्टर ऑफ साइंस के जो स्टूडेंट हैं, जो लैब्स और इन सब का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल बनाए गए हैं। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसीलिए जूनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एक प्रोग्राम है। बीटेक एनवायरनमेंट अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, लेकिन अदर कई सारे ऐसे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं जिनमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, और एमटेक एनवायरनमेंट में भी ये सारे डिसिप्लिन अलाउ होते हैं, और गेट के थ्रू ये सारे डिसिप्लिन एमटेक एनवायरनमेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे डिसिप्लिन्स को उस तरफ जेईएन के इंजीनियर के लिए अलाउ किया गया है। करेक्ट। एक और एक क्वेश्चन है बच्चों, आप ही की तरफ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि दीपक सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, एंड सर ने क्योंकि 2016 का जेई का एग्ज़ाम देके रैंक सेकंड निकाली है, और उसी के साथ में उसी टाइम पर असिस्टेंट इंजीनियर में रैंक 1 रही है। दीपक सर रेगुलर टाइम निकालते हैं इंजीनियर्स अकेडमी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेंटरशिप करते हैं। सर आपने आरपीएससी के बहुत सारे बच्चों को एएन बनाया है, पेपर 1 पढ़ाया है। इसके बाद में बिहार में जो अपनी वैकेंसी आई थी, उनके स्टूडेंट आज भी फोन करते हैं, उनके स्टूडेंट बिहार में भी पॉल्यूशन से रिलेटेड ही वो वैकेंसी थी। बिल्कुल। तो बीइंग ए एक्सपर्ट एंड बीइंग ए मेंटर, मैं दोनों तरीके से ही बात करूंगा कि आप एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं, आप डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, और इन सारे बच्चों का कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज्वाइन करने के बाद में आपसे इंटरेक्शन रहना ही रहना है। मेंटर आप बच्चों के इसलिए हैं, आपने आरपीएससी में हंड्रेड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्शन दिया है, बिहार वाली वैकेंसी में दिया है। तो इन सब के कंटिन्यूएशन में कि बच्चा कैसे, क्योंकि वैकेंसी रेगुलर तो आती नहीं है, 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं बच्चे को क्रैक करते टाइम, लिखते टाइम, कि इन बातों का यदि वो ध्यान रख ले तो श्योर शॉट उसका एग्जाम में सिलेक्शन हो ही जाएगा। बिल्कुल सर। और क्योंकि आप इनको पढ़ाने वाले भी हैं, आपको क्लास भी आप इनकी लेने वाले हैं, तो ऐसी किन बातों का ध्यान रखा जाए? बहुत सही सवाल, और मेरे को लगता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आप सभी लोग जानना भी चाह रहे होंगे इस वीडियो में, कि हम इसमें सिलेक्शन कैसे पाएं और सिलेक्शन किस तरह से हम इसमें अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 1.5 से 2 महीने का आपको तैयारी का टाइम दे रही है।
आपके अक्टूबर में ये वैकेंसी आई है और दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने एग्ज़ाम कराना है। सबसे पहली अच्छी बात तो इस वैकेंसी की ये मैं बता दूं सर कि इस वैकेंसी में सबसे टाइम शेड्यूल जो है वो अपने आरपीएससी की तरह नहीं रहेगा। टाइम शेड्यूल आरपीएससी में आगे एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चूँकि खुद ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उसके बाद इनका जो बोर्ड के ही पूरी पावर रहती हैं, क्योंकि बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है। बोर्ड के लिए कहीं किसी उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, आपकी सैलरीज भी बोर्ड खुद देते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो वैकेंसी है इसके लिए किसी भी प्रकार के हर्डल्स नहीं आएंगे और ये वैकेंसी टाइम रहते कंप्लीट हो जाएगी। आपको जैसे शुरुआत में ही वीडियो में कहा गया कि भाई ये मार्च तक लगभग आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग देते ही आपको एक 15 दिन की ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद आपकी पोस्टिंग लोकेशंस आ जाती हैं। मैं ये भी कहूँगा कि 1.5 से 2 महीने जो अपने पास है एमटेक एनवायरनमेंट को इस वैकेंसी में जूनियर इंजीनियर एनवायरनमेंट के लिए एडेड एडवांटेज रहेगा, सेम एमएससी एनवायरनमेंट को उधर, क्योंकि सिलेबस में मैक्सिमम चीज़ें वो ऑलरेडी अपने करिकुलम में कवर कर चुके हैं। बट यहीं पर आपके संस्थान का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और कोचिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि हम 1.5 से 2 महीने में इसको किस तरह से पूरे सिलेबस को कवर कर सकें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड किस तरह से तैयारी कर सकें। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, आपके एयर क्वालिटी से रिलेटेड, वेस्ट वाटर से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शंस भी कुछ आते हैं और उनको किस तरह से हम प्रैक्टिस करें। बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि जिन्होंने थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ ली उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सिलेबस। दूसरी चीज़ें इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कुछ पोर्शन आपके लेजिस्लेशन का है। जो पूरा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बना था वो वाटर और एयर एक्ट के बाद बना था, तो वाटर और एयर एक्ट के साथ ही पूरा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गवर्न होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो एक्ट हैं इनकी जो बारीकियां हैं इनको भी हमें देखते हुए इनको हमें सीखना है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन। सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपने अच्छा अपना इसमें इन सारे मतलब टॉपिक्स में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप अपने क्वेश्चंस बनाते रहिए। आप जब कोई टॉपिक पढ़ें तो ये कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछिए। और साथ में अगर आप कोई भी जहाँ भी आप इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, चाहे आप सेल्फ करते हैं या आप किसी कोचिंग संस्थान में करते हैं, तो आपको टॉपिक करते हुए क्वेश्चंस उसमें से कैसे फ्रेम होने हैं वो देखना है। न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी ध्यान देना है। करेक्ट सर। तो जैसे आप ही बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 14 अक्टूबर से बच्चों बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 पोर्शन है और टेक्निकल का मेजर पोर्शन आप करवाने वाले हैं सर इसमें। और नॉन टेक्निकल में क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है तो हमने कुछ सिलेबस तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको देंगे और कुछ सिलेबस जो नया ज्योग्राफी जो पूरी चेंज हो गई है आजकल, वो हम आपको नए तरीके से नई ज्योग्राफी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो ज्योग्राफी की क्लासेस लाइव होने वाली है और पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस लाइव होने वाला है, जिसमें मेजर सेगमेंट जो है दीपक सर आप ही बच्चों को करवाएंगे ताकि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। एनवायरनमेंट का भी एक्ट और ये सब तो आप रियल लाइफ में देख भी रहे हैं और आपकी शीट में से बिहार वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन खूब फंसे थे। हाँ, तो ये लकी रहे हम कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम था उसमें जो हमने प्रेडिक्शन किए थे या जो हमने बेसिकली क्या है कि जो मैंने शुरू में बताया कि जब आप टॉपिक पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम जो पेपर बनाने वाले हैं वो भी वही सोचते हैं कि भाई इसमें से कैसे पेपर क्वेश्चन बन सकते हैं। सिलेबस वही है। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि सिलेबस इससे बियॉन्ड नहीं है और हमें पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या आता है। तो ये टॉपिक में आता है तो इसमें से यही क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में जब अपन क्लास में डिस्कस करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो हमें भी 2 चीज़ें और बताने का मौका मिलता है। तो बिहार में लकीली हम 50 से 60% क्वेश्चन जो हमने क्लास में करवाए थे उनमें से आए। बिल्कुल सर, और यही उम्मीद है कि यहाँ पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सिलेबस में फंसें ताकि मैक्सिमम सिलेक्शन अपने यहाँ से हो सके। 14 अक्टूबर से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 50 दिन का हमने ये प्रोग्राम रखा है जिसमें अराउंड 200 आवर्स की लाइव क्लासेस और 200 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन, मतलब 400 घंटे में पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप कवर कर पाएंगे।
और लगभग हमने आपके लिए 1500 क्वेश्चन टेक्निकल के और 1500 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, टोटल 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है, जो उस कोर्स में आपको उस ई कॉपी के रूप में आपको मिल जाएगी, जो भी बच्चे उसमें एनरोल करेंगे। मतलब मैं ऐसा कहूं कि यदि आपको पूरा सिलेबस करना है तो इस मॉड्यूल में हम 3 से 5 घंटे, एवरेजन 4 घंटे पर डे, मतलब कि आने वाले 50 दिन में 200 घंटे का लाइव सेशन और 4 घंटे पर डे सेल्फ पढ़ना है जो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे। तो ऐसे 8 घंटे आप पढ़ोगे, प्लस आप 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 9-10 घंटे अगले 50 दिन निकालोगे, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। हम आपके साथ खड़े हैं, सर आपके साथ खड़े हैं, और बेस्ट आपको हम क्वेश्चंस कराने की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस उसमें से फंसें और अल्टीमेटली सिलेक्शन लेके आप सर से इंटरेक्ट करें, सर के पास जाएं, सर की अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका इंटरेक्शन होने वाला है। तो जितने भी बच्चे जो इस एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, जिनका विजन है एक मेरे को आने वाले शॉर्ट टाइम में, मैं कहता हूँ कई बार 200 दिन में सरकारी नौकरी, ये तो अब 200 दिन का मैटर भी नहीं है, ये तो लेस देन 150 डेज का मैटर है, जहाँ पर आप ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं और आराम से। यही सबसे बड़ी खूबसूरत बात है इस पूरे वैकेंसी की, कि क्या है कि बच्चों को आरपीएससी के कई एग्जाम्स में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, और मैं इसमें यह भी कहूँ कि बीटेक सिविल वालों के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि एमटेक एनवायरनमेंट फिर भी क्या है कि बुक सेल्फ पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, लेकिन इतने शॉर्ट स्पेन में बिल्कुल सही बात है 6 से 7 घंटे पढ़ें, और कई बीटेक सिविल लोग जो हैं इसमें सेलेक्ट हुए हैं और सिलेक्शन पाया है। तो वो आपको एक जो हैंड होल्डिंग चाहिए वो इंजीनियरिंग एकेडमी में डेफिनेटली मिलेगी। तो जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ना केवल सिविल इंजीनियरिंग के साथ में केमिकल, बायो, सिविल, माइनिंग, एनवायरनमेंट, ये टेक्सटाइल, ये सारे के सारे बच्चे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हमने एक कंबाइंड कोर्स जेएसओ और जेईई के लिए बनाया है, क्योंकि 90% सिलेबस कॉमन है, तो ताकि उधर से एमएससी वाले बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। सी यू इन दिस बैच एंड एनरोल मैक्सिमम, पढ़ाई जम के करें, ताकि 150 दिन बाद में हम सब मिलके आपके साथ में आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकें, चीयर अप कर सकें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.